पश्चिम बंगाल की राजनीति। हाल ही में वहां जो कुछ हुआ है उसने वाकई पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस ऐतिहासिक विधायक दल की बैठक के ट्रांसक्रिप्ट का एक तटस्थ और गहराई से विश्लेषण करेंगे। दरअसल हम ये समझेंगे कि राज्य को एक नया मुख्यमंत्री कैसे मिला और आधिकारिक तौर पर वहां क्या-क्या दावे किए गए। ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से देखने वाले हैं। जरा इस पल की कल्पना कीजिए, यह सिर्फ कोई साधारण सी लाइन नहीं थी। इस बड़े बदलाव की शुरुआत ठीक इन्हीं शब्दों से हुई थी, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया कि मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक तरह से एक नए राजनीतिक युग के शुरू होने का स्पष्ट संकेत था। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे के आंकड़े और दावे क्या कहानी कहते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम बहुत ही साफ और स्पष्ट रखेंगे। हम मुख्य रूप से 4 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये पूरी चयन प्रक्रिया। दूसरा, पार्टी का अब तक का राजनीतिक सफर। तीसरा, उनके द्वारा किए गए बड़े चुनावी वादे। और अंत में आने वाले दिनों की टाइमलाइन यानी आगे की राह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, यानी नए मुख्यमंत्री का चुनाव और वो आधिकारिक घोषणा। 207 आधिकारिक स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि विधानसभा में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत का सीधा प्रमाण है। बैठक के दौरान इस संख्या को बार बार हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यापक जनादेश है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल विधायक दल का नेता आखिर चुना कैसे गया। दरअसल ये चयन प्रक्रिया पूरी तरह से सर्वसम्मत रही, मतलब एकदम एक तरफा। हुआ कुछ यूं कि विधायकों की तरफ से 8 अलग अलग औपचारिक प्रस्ताव पेश किए गए और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन सभी 8 प्रस्तावों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम का समर्थन किया गया। वहां पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन कोई दूसरा विकल्प या नाम सामने आया ही नहीं। इससे यह साफ हो गया कि पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर पूरी तरह से एकमत था। और वो इकलौता नाम था शुभेंदु अधिकारी। इस पूरी बैठक में उनके राजनीतिक सफर के कुछ बहुत ही अहम माइलस्टोन्स का खास जिक्र किया गया। विशेष तौर पर 2021 में नंदीग्राम और फिर 2026 में भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने का बताया गया कि इन्हीं 2 ऐतिहासिक जीतों ने एक तरह से उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा कर दिया कि शीर्ष पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत हो गई। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यहां हम पार्टी की उस राजनीतिक यात्रा और उनके उस विकास क्रम पर नजर डालेंगे जिसका मन से दावा किया गया। भाषणों में जिस तरह से इस सफर को बताया गया, उसे एक ग्राफ की तरह देखिए। 2014 के एक उपचुनाव से सिर्फ खाता खुलना, फिर 2016 में मात्र 3 सीटें, उसके बाद 2021 में सीधा 77 सीटों तक की लंबी छलांग और अंततः 2026 में 207 सीटों के साथ बहुमत। लगभग 1 दशक के भीतर का यह पूरा ग्राफ पार्टी के दावों के अनुसार एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विस्तार को दिखाता है। इस जीत को साबित करने के लिए जो चुनावी आंकड़े पेश किए गए वो काफी भारी भरकम थे। मंच से दावा किया गया कि मतदान प्रतिशत 93% रहा, जिसे आजादी के बाद का सबसे ज्यादा बताया गया। इसके अलावा जीत का जो औसत अंतर है वो प्रति उम्मीदवार लगभग 28,000 वोट रहा। 23 में से 9 जिलों में तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप का दावा किया गया और कुल 20 जिलों में पार्टी के नंबर 1 होने की बात कही गई। ये सभी आंकड़े बस इसलिए गिनाए गए ताकि इस जनादेश की विशालता को स्थापित किया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ। इसमें हम उन प्रमुख चुनावी वादों और भविष्य के विजन को समझेंगे जिन्हें इस दौरान मंच से दोहराया गया। यहाँ पार्टी ने एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक कंट्रास्ट यानी एक तुलना पेश की है। एक तरफ वो पिछली सरकार पर राजनीति के अपराधीकरण और राज्य में डर व हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने विजन को रखते हैं जिसमें सोनार बांग्ला यानी स्वर्ण बंगाल बनाने, एकदम भयमुक्त वातावरण देने और जो सिंडिकेट व कट मनी की संस्कृति है उसे पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि नई सरकार किस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इस बड़े विजन के साथ साथ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और जमीनी वादे भी मंच से किए गए, जैसे कि सीमाओं पर घुसपैठ रोकना और गौ तस्करी पर लगाम लगाना उनके मुख्य एजेंडे में है। महिलाओं और आम नागरिकों की पूरी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और हाँ,
एक बड़ा ही दिलचस्प सांस्कृतिक वादा भी है। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट की ही तर्ज पर बंगाल में एक नया थिएटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, ताकि राज्य की कला और संस्कृति को एक नया मंच मिल सके। और इस पूरे कमिटमेंट पर खुद नए नेता ने मोहर लगाई। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार जनता के सपनों और हमारे नेता नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करेगी। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नई सरकार का सबसे पहला फोकस अपने मैनिफेस्टो को सीधे जमीन पर उतारना ही होगा। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं, यानी आगे की राह और वो कदम जो तुरंत उठाए जाने हैं। सत्ता हस्तांतरण यानी पावर ट्रांजिशन की जो टाइमलाइन बताई गई वो बिल्कुल टू द पॉइंट थी। ऐलान किया गया कि उसी दिन शाम 6:30 बजे नए नेता राज्यपाल से मिलकर आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर अगले ही दिन ठीक सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए बंगाल के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड के चुना गया, एक ऐसी जगह जो पहले भी कई बड़े राजनीतिक बदलावों की गवाह रही है। तो ये पूरी टाइमलाइन और ये सारे दावे हमें अंततः एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ ये इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या पूरे पूर्वी भारत के क्षेत्रीय समीकरणों को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा? मंच से पूर्व के राज्यों के एक साथ आने का जो जिक्र हुआ है वो ये साफ इशारा करता है कि इसका असर सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक नहीं रुकने वाला। ये एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिस पर आने वाले लंबे समय तक हर राजनीतिक विश्लेषक की नज़र टिकी रहेगी। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस पूरे राजनीतिक बदलाव को करीब से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।